तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल और संध्या क्लासेस पे। RCET एग्ज़ाम 12 फरवरी तैयारी 90 से ऊपर वाली सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो आप सभी के सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सीडी या डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत और फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने फायरिंग, दूसरा ऑप्शन है बर्निंग, तीसरा ऑप्शन है स्मोकिंग या फिर वाटरिंग। तो आपको याद रखना है कि सीडी या फिर डीवीडी पर डाटा लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको बर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक का प्रिंट करने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हो। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है पहला नॉर्मल, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट और तीसरा है आउटलाइन या फिर वेब लेआउट। तो किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से पूर्व उसको देख सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रिंट लेआउट के माध्यम से आप देख सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आमतौर पर किस प्रकार का निजी ईमेल खाते का उपयोग जो है कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3 या फिर IMAP या फिर HTTP। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको ईमेल से संबंधित पूछे तो यहाँ से आपका हो जाएगा POP3, जबकि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि व्यापार सेटिंग में यूज़ होने वाला जो अकाउंट है तो वो आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि POP3। अगर HTTP का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा जो है मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि संक्षिप्त और उचित विषय। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है HTTPS में एस का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है सिक्योर, स्टैटिक सिस्टम या फिर सर्वर। तो HTTPS का पूरा नाम पूछा तो आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि एस का मतलब यहाँ से सिक्योर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विंडोज़ 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन जो है आपकी मदद करती है। तो विंडोज़ डिफेंडर और सेकंड ऑप्शन है कोर्टाना, फोल्डर लॉक या फिर उपरोक्त सभी। तो विंडोज़ 10 के अंदर अगर आपको फाइल या फोल्डर को लॉक करना है तो आप फोल्डर लॉक के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट विकल्प या फिर आउटलाइन व्यू और प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप जो है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन या फिर कस्टम ट्रांजिशन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है सी, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। पहला ऑप्शन है और एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीपल करने हेतु और सेल कमेंट्स द्वारा या फिर एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक नाम बॉक्स होता है। पहला ऑप्शन है पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, या फिर फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, या स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, या फिर मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो जो नाम बॉक्स होता है ये फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक चेंज एंड कैलिब्री जो है किसके टाइप्स है। तो पहला ऑप्शन है फॉन्ट है, दूसरा फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट साइज, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक चेंज है, कैलिब्री है, या फिर सेंचुरी है, एरियल है, ये सभी फॉन्ट के प्रकार होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हेडर एंड फुटर टूल बार, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू, अगला ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि अगर आपको डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलना है तो आप जो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके बदल सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, और बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, या फिर स्पेस बार। यानी कि अगर बाई ओर से पूछे तो आपको याद रखना है बैक स्पेस, और दाई ओर से पूछे तो आपको याद रखना है डिलीट। यानी कि यहाँ से आपको बाई ओर से पूछा है तो आपका बैक स्पेस जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर आपको दाई ओर से पूछे तो डिलीट याद रखना। यानी कि एंटर का पूछे कि MS वर्ड में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए शॉर्टकट की है तो आपको एंटर याद रखना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न में से कौन सा फीचर जो है सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग, या पेज सेटअप, या फिर ए और बी दोनों। यानी कि आपको पूछा है कि कौन सा फीचर जो है सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो क्लियर का मतलब ही होता है साफ करना। यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर फॉर्मेट पेंटर का आपको पूछे यानी कि किसी वर्ड पे पहले से जो फॉर्मेटिंग लागू होती है उसको किसी अदर वर्ड पे लागू करना आपका फॉर्मेट पेंटर होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड, iOS, लाइनक्स, या फिर विंडोज़ फ़ोन। यानी कि एंड्रॉयड होता है, iOS होता है और विंडोज़ फ़ोन होता है। तो यहाँ से आपका लाइनक्स जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि EPDS का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हर बार एक आध क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। यानी कि EPDS प्रणाली के तहत अगर आपको पूछे कि राशन कितने वर्गों को मिलता है तो 2 वर्गों को दिया जाता है। यानी कि खाद्य की कमी से निपटने के लिए इस प्रणाली को विकसित किया गया है EPDS। इसके तहत 2 वर्गों को राशन मिलता है, एक होगा आपका APL जबकि दूसरा होता है BPL। यहाँ से भी इनका पूरा नाम पूछा जाता है ना। EPDS प्रणाली के संदर्भ में APL का पूरा नाम पूछे तो होगा आपका एबोव पॉवर्टी लाइन, और BPL का पूरा नाम पूछे तो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी के संदर्भ में आपसे पूछेगा FPS का पूरा नाम, तो आपको याद रखना है फेयर प्राइस ऑफ। MSP का पूछे तो होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि कैसे भी क्वेश्चन बने यहाँ से आपको बिल्कुल ही राइट करना है। तो EPDS का यहाँ से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और निम्न में से कौन सा ऐप जो है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और जन आधार, EPDS, या फिर राज्य संपर्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए और समाधान प्रदान करने के लिए और राज्य संपर्क विकसित किया गया है। यह आपका होता है ऑनलाइन शिकायत निवारक, एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप शिकायत करना चाहते हैं तो इसके स्टेप होते हैं वो आपको याद रखने हैं ना। उसके अंदर से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा जो है राजस्थान संपर्क शिकायत का जो है चरण नहीं है। तो चरण आपके होते हैं, सबसे पहले आपका होता है पंजीकरण होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में आपका होता है मॉडरेशन होता है।
उसके बाद में आवंटन यानी कि एलोकेशन होता है, या फिर निराकरण डिस्पोजल होता है, और लास्ट वाला आपका होता है वेरिफिकेशन। यानी कि इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेप नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि स्क्रूटिनाइजेशन, तो वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि हॉटस्पॉट के लिए आप सभी को पता है वाईफाई की आवश्यकता होती है ना। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। अगर ये किसका उदाहरण पूछे तो आपको याद रखना है, यानी कि WLAN का होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगर ब्लूटूथ का पूछे आपको, यानी कि कम दूरी के लिए डेटा शेयरिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो ब्लूटूथ का उपयोग आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से किसके द्वारा नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? पहला ऑप्शन है टोल फ्री नंबर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान संपर्क पोर्टल, या फिर राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि एक नागरिक अगर शिकायत करना चाहता है तो इन सभी का यूज़ करके कर सकता है। टोल फ्री नंबर होते हैं 181, उसके द्वारा कर सकते हो आप। राजस्थान संपर्क का जो पोर्टल होता है उसके द्वारा भी कर सकते हो, और मोबाइल जो एप्लीकेशन होता है उसके द्वारा भी कर सकते हो। यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? ई मित्र के द्वारा, या फिर सिंगल साइन आईडी से यानी कि SSO के द्वारा, या फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल, या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। इन तीनों का यूज़ करके आप कर सकते हो। SSO का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है सिंगल साइन ऑन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया हुआ है? यानी कि प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या देना, तो ये तो आपका राइट है। 18 वर्ष या फिर अधिक उम्र की महिला को परिवार की मुख्य बनाना, ये भी आपका राइट है। आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना, ये भी राइट है ना। जबकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय पहचान संख्या, तो ये आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम है ना, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम है ना, अभी आपको बता दिया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, यानी कि गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, naukri.com, amazon.com, पेटीएम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी निजी नौकरी वेबसाइट ये होती है ना, टाइम्स जॉब होता है एक, यहाँ पे monster.times.com होता है, naukri.com, यहाँ से ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रुपए डेबिट कार्ड क्या है? और पहला ऑप्शन है घरेलू डेबिट कार्ड, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यानी कि सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत है, या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि डेबिट कार्ड, यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड के संदर्भ में ये जितने भी ऑप्शन है सभी आपके राइट है। यानी कि घरेलू डेबिट कार्ड होता है, इसको भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है, और सभी ATM और POS का यहाँ पे पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है पॉइंट ऑफ सेल। यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है पैसों को भेजने के लिए किया जाता है, तो यहाँ से आप सभी का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने ISP का पूरा नाम, तो ISP का पूरा नाम आज आपका हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तब क्या प्रभाव होता है? पहला ऑप्शन है निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं, या फिर अगला ऑप्शन है निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है स्रोत फाइलों को नहीं, या फिर A और B दोनों। यानी कि A और B दोनों आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी।
यानी कि निर्देशिका के अंदर जितने भी फाइल हैं, फाइलों को आप स्थानांतरित कर सकते हो। और इस यानी कि यहाँ पे फोल्डर की बात हो रही है, फोल्डर को आप स्थानांतरित कर सकते हो। फोल्डर के अंदर जो सब फोल्डर होते हैं वो भी उसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? विंडोज़ 8 होता है आपका, मैकओएस होता है, लिनक्स होता है ना, जबकि यहाँ पे यूनिक्स दिया हुआ है, ये आपका होता है CLI पे आधारित, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस पे आधारित आपका होता है यूनिक्स और MS-DOS। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल प्रिंटर का एक प्रकार है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो है कंप्यूटर की विशेषता है? तो विविधता होता है आपका, शुद्धता होता है, परिश्रमशीलता भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपिक क्या है? और चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र या फिर चुनाव फोटो पहचान पत्र, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी का यहाँ से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम है ना, आपको बता दिया था। MSP का पूरा नाम यहाँ से हो जाएगा आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम है। तो पहला ऑप्शन है XLS, एक्सेल SX, एक्सेल SX, या फिर DOCX, DOC और DOCX, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आप सभी का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है साइबर खतरा नहीं है? और वायरस, ई-कॉमर्स, डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर फिशिंग। तो यहाँ से आपका ई-कॉमर्स जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन और सबसे पहले आप तक आए।